नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फायरमैन सिलेबस के पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है अपना केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर, इसका मतलब होता है आग की रासायनिक अभिक्रिया। आग की रासायनिक अभिक्रिया। देखो, वैसे अगर अपन देखें तो केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसी हिसाब से आग से संबंधित जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो केमिस्ट्री ऑफ फायर कहलाती है। अब देखो, सबसे पहली आती है आग, फायर। सबसे पहली बात है कि अपन को आग के बारे में जानना है कि आग, इस सिलेबस में आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। देखो कि आग क्या होती है, आग क्या होती है, आग की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, आग की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, और अग्नि त्रिकोण क्या होता है, और फिर एक पढ़ लेंगे अपन टेट्रा हाइडेन का सिद्धांत, मतलब आग का चतुष्फलक या चतुष्फलकीय सिद्धांत। देखो, सबसे पहली चीज अपन पढ़ते हैं आग क्या होती है। इसमें हम पढ़ते हैं, देखो कि आग, सबसे पहली बात एक लाइन याद रखनी है, आग एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा अपन लिख सकते हैं आग, सॉरी इसमें लिखो, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो या वो गैस हो, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, जो पर्याप्त ऊष्मा व कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो पर्याप्त ऊष्मा व ऑक्सीजन पाकर जलने लगता है, उसे आग कहते हैं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो पर्याप्त ऊष्मा व ऑक्सीजन पाकर जलने लगता है, उसे आग कहते हैं। अब देखो, इसके बाद में आता है आग की मूलभूत आवश्यकताएं। आग की मूलभूत आवश्यकताएं, इसमें देखो आग के लिए मुख्यतः तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला होता है ईंधन, जिसको अगर अपन इंग्लिश में लिखना चाहे तो ले सकते हैं फ्यूल। दूसरा ताप, हीट, और तीसरा ऑक्सीजन या O2। देखो, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, ये तीनों जब पर्याप्त मात्रा में होते हैं तब ही आग लगती है। इनके साथ साथ इन तीनों में निश्चित अभिक्रिया का होना बहुत जरूरी है। इन तीनों में निश्चित अभिक्रिया का होना बहुत जरूरी है। अब देखो, निश्चित अभिक्रिया का जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन जब तीनों एक जगह होते ही अगर आग लगने लग जाएगी तो अपना सूर्य है, सूर्य से ताप मिलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑलरेडी विद्यमान है, और जो ताप होगा वो सूर्य से मिल जाएगा। ईंधन होता है, ईंधन जो कचरा पड़ा रहता है अपने धरती धरातल पे खूब सारा, और ऑक्सीजन हवा से मिल जाता है, तो इस हिसाब से तो उसमें भी आग लग जानी चाहिए, लेकिन उसमें आग नहीं लगती क्योंकि इन तीनों में निश्चित अभिक्रिया का होना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस जो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा व ऑक्सीजन पाकर जलने लगता है, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। देखो, होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कोई भी पदार्थ हो, ज्वलनशील पदार्थ,
जब कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको जब ताप दिया जाता है तो ताप देने से उस ज्वलनशील पदार्थ में जलने योग्य वाष्प यानी वेपर उत्पन्न हो जाती है, और उन वेपर को जैसे ही किसी बाहरी स्रोत से छोटी सी लो मिलती है, लो मिलते ही वो आग पकड़ लेता है और यही आग कहलाती है। इसके बाद में आग के बाद में अपन बात करते हैं अग्नि त्रिकोण की। इसी में अपन आगे बात करते हैं अग्नि त्रिकोण की। अग्नि त्रिकोण क्या होता है? देखो, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनता है। अब देखो, अभी अभी अपन ने देखा कि आग के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताओं में पहला होता है ऑक्सीजन, लिख दिया एक मैंने ताप लिख दिया और एक मैंने ईंधन लिख दिया, और ये तीनों मिलके क्या बन गई? यहाँ पे आग बन गई। देखो, त्रिभुज भी जब 3 भुजाएं एक जगह होती है तब बनता है। उसी प्रकार अगर ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की तीनों भुजाएं मान सकते हैं अपन इसको। ये त्रिभुज है, एक अग्नि त्रिभुज, इसको नाम दूँ तो मैं दे सकता हूँ अग्नि त्रिभुज या फायर ट्राइंगल का नाम भी इसको दिया जा सकता है, अग्नि त्रिभुज या फायर ट्राइंगल। तो इसमें देखिएगा इसकी 3 भुजाएं हैं अग्नि त्रिभुज की। पहली ईंधन है, दूसरी ताप और तीसरी ऑक्सीजन है। जब ये तीनों भुजाएं एक जगह होगी तो ही क्या लगेगी? आग लगेगी। अगर तीनों में से कोई एक या 2 भुजाएं अलग हो जाएगी तो ना तो ये त्रिभुज रहेगा और ना ही आग लग पाती है। तो आग लगने का मूलभूत सिद्धांत ये होता है कि आग में 3 ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, जो आग लगने के लिए आवश्यक होता है। ये पर्याप्त मात्रा में होगा तभी आग लग पाएगी। अगर कम होगा तो नहीं लगेगी और ज़्यादा होगा तो भी आग का दहन संभव नहीं होगा। तो ये कोई त्रिभुज जो है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? त्रिभुज आग लगाने के लिए, आग लगाने का कार्य करता है। फिर त्रिभुज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फायर टेट्राहाइड्रेन, फायर का चतुष्फलक, चतुर्पार्श्वीय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ तो यही रखी जाएगी। जैसे हीट रख लिया मैंने, और ये इधर रख लिया अपने ईंधन रख लिया, जैसे हीट आ जाता है ईंधन आ जाता है, और इधर ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे आ गया चेन रिएक्शन। एक नया शब्द आ गया, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। चेन रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला अभिक्रिया। देखो, वापस पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। केमिस्ट्री ऑफ फायर आग की रासायनिक अभिक्रिया होती है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा आग क्या होती है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, आग वैज्ञानिक अभिक्रिया होती है, आग एक खगोलीय होती है, और आग ऊष्माक्षेपी होती है। देखो, ऊष्माक्षेपी आग ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्मा का शोषण किया जाता है, मतलब ऊष्मा को खुद की तरफ ग्रहण किया जाता है, और क्षेपी में ऊष्मा को बाहर दूसरी तरफ विपरीत दिशा में, अपने खुद से विपरीत दिशा में इसका स्प्रेड किया जाता है। तो आग ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि आग से अपन को सबको पता है कि क्या होता है, ताप फैलता है जो अपनी तरफ आता है। तो आग एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर देखो, आग होती क्या है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ पर्याप्त मात्रा में ताप पाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त मात्रा में ताप पाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाहरी स्रोत से लो पाते ही जलने लग जाता है, उसे आग कहते हैं। देखो, पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी होना चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में उसको ताप भी मिलना चाहिए, तभी आग लग पाती है। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा कि आग का त्रिभुज मूलभूत आवश्यकता में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन पाया जाता है, जरूरी होता है। और इसी फायर ट्रायंगल की बात करते हैं तो फायर ट्रायंगल में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों मिलकर फायर ट्रायंगल बनता है। और फिर इनमें एक चेन रिएक्शन को और जोड़ दिया जाए, श्रृंखला अभिक्रिया। अब देखो, श्रृंखला अभिक्रिया क्या करती है? जैसे देखो, ये कोई लकड़ी है, ये इसका ए सिरा है, ये इसका बी सिरा है, और जब ए सिरे को गर्म किया जाएगा तो ताप यहाँ ताप दिया जाएगा ए सिरे को, तो यहाँ पे क्या होगी? अग्नि जलने लग जाएगी। लेकिन अपन देखते हैं कि आप जब एक सिरे पे अपन आग लगाते हैं तो वो आग चलते चलते दूसरे सिरे तक चली जाती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आग जाती है वो इस चेन रिएक्शन की वजह से जाती है, क्योंकि अपन तो आग लगाते हैं ए सिरे पे लगाई अपन ने, लेकिन उसके बाद में अपन ने अगर आग अपने लगाने से बढ़ती तो देखो अग्नि त्रिकोण से बढ़ती, तो अब अग्नि त्रिकोण के लिए यहाँ आग लगाई, फिर यहाँ लगाते, ऐसे जगह जगह पर आग लगाने पड़ती तब ये लकड़ी आगे तक जलती। लेकिन नहीं, चेन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, जैसे ये आग यहाँ जल रही है तो इस आग से ऐसी उष्मा या ताप, इतना ताप निकलेगा कि पास वाला जो भाग है, बिल्कुल उसका आगे का भाग है, उसमें
अपने आप उष्मा के जरिए वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसमें क्या होगी, वेपर निकलने स्टार्ट हो जाएगी और एक लेवल पर ये अपने आप क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और आगे जलने लग जाएगा। फिर उसे आगे पार्ट इसे धीरे धीरे करके पूरी जलने लग जाती है। और यह सिद्धांत ये किस वजह से होता है, चेन रिएक्शन की वजह से होता है या टेट्राहाइड्रेन के सिद्धांत की वजह से होता है। समझने के लिए मैं बताऊं, अग्नि त्रिकोण आग लगाने के लिए सहायक है और ये जो टेट्राहाइड्रेन या अग्नि का चतुष्फलक है ये आग को फैलाने के लिए सहायक है। आग को फैलाने में, आग को फैलाने का कार्य करता है। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो अपन को ध्यान होना चाहिए कि अग्नि त्रिकोण क्या करता है और अग्नि का चतुष्फलक का सिद्धांत मतलब फायर ट्रायंगल या फायर टेट्राहाइड्रेन क्या काम में आते हैं। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि जो आग है उसको बुझा कैसे सकते हैं। मान लो कहीं पे आग लग जाती है तो कैसे बुझा सकते हैं। मतलब आग बुझाने के सिद्धांत, आग बुझाने के सिद्धांत देखो अभी भी अपन ने बनाया था, फायर ट्रायंगल बनाया था जिसमें क्या था, ऑक्सीजन था, ताप था और ईंधन या फ्यूल था। ठीक है, फिर अपन एक चीज़ देखिए कि अग्नि त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि तीनों चीज़ें मिलेगी तो ही आग लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो बस देखो जैसे अपन मान लो इसमें से ईंधन को हटा देंगे तो भी आग नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इसमें से अपन ताप को हटा देंगे तो भी आग बुझ जाएगी और अगर इनमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो भी, क्योंकि त्रिभुज पूरा नहीं हो रहा, आग लगने के लिए त्रिभुज पूरा होना बहुत ज़रूरी है, तो भी क्या होगा, आग लग जाएगी। मतलब ईंधन, ताप और ऑक्सीजन जब तक तीनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे तब तक आग नहीं लगेगी। तो इन तीनों का मिलना जरूरी है और अगर बुझाना है तो इनमें से या तो एक को अलग कर दो या दो को अलग कर दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। तो इसका पहला सिद्धांत मैं लेता हूँ। मुख्य रूप से देखो इसके तीन सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत आपको बताऊँ, स्टारवेशन मेथड जिसको बोलते हैं, स्टारवेशन मेथड, इसको अगर हिंदी में नाम लगते हो तो इसका ईंधन को हटाना भी कह सकते हो आप, ईंधन को हटाना भी अपन इसको कह सकते हैं। देखो स्टारवेशन का वैसे देखें तो भूखा मरना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, भूखी कब मरेगी आग? भूखी कब मरेगी? जब उस आग को खाना नहीं मिलेगा, और आग को खाना कौन देता है? ईंधन देता है। इस मेथड के अनुसार अगर कहीं आग लगी हुई है तो जो आग को जो ईंधन है जलने के लिए मिल रहा है, उस ईंधन को आप हटा दो तो आग अपने आप भूखी मर के बुझ जाएगी। बस सीधा सीधा नाम से इसका यही मतलब होता है। फिर दूसरा देखो आता है समदरिंग मेथड। समदरिंग मेथड, देखो समदरिंग का क्या मतलब होता है? गला घोटना या दम घोटना। और इसमें अगर वैसे देखें तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझा देंगे। सीधी सी बात है, अपन खुद पे लेके देखते हैं अपना गला कब घुटता है, जब अपन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेम उसी प्रकार से ये फायर ट्रायंगल में से अगर ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो आग नहीं लगेगी। यही सिद्धांत यहाँ पे लागू हो रहा है समदरिंग मेथड में, कि अगर अपन ऑक्सीजन को हटा देंगे जहाँ आग लग रही है वहाँ से, तो आग अपने आप घुट के दम घुट के बुझ जाएगी। ये होता है इसका दूसरा मेथड। उसमें तीसरा मेथड देखो आता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड अगर इसको हिंदी में दे दो शीतलीकरण कह सकते हैं। कहने का मतलब आग को ठंडा करके बुझाना। कूलिंग मेथड आग को ठंडा करके बुझाना। अब देखो कूलिंग मेथड में क्या होता है कि ताप को क्या किया जाता है, न्यून या कम किया जाता है। ताप को न्यून कर दिया जाता है, ताप को न्यून कर दिया जाता है कूलिंग मेथड में। अब देखो कूलिंग मेथड काम कैसे करता है मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें आग लगी हुई है ठीक है, और इधर से अपन क्या करेंगे, कूलिंग मेथड में पानी का प्रयोग होता है। आपको बताया चाहिए, हो सकता है वो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हो, या फायर बकेट से इस पर पानी डाल रहे हो, या कोई होज पाइप से डाल रहे हो, या आपके पास फायर टेंडर हो। पानी डालेंगे वो भी फुहार के हिसाब से पानी इस पर जाके गिरेगा। तो जैसे ही पानी की बूंदें इस आग के ऊपर आके गिरती है तो पानी की बूंदें आग पाकर क्या होती है, गर्म हो जाती है। कहने का मतलब आग का जो तापमान है वो पानी खुद में अवशोषित कर लेता है, और बार बार जब ये अभिक्रिया होती है तो होती रहती है, तो होता है क्या है कि आग का जो टेम्परेचर है वो पानी लेके आग को ठंडा करता जाता है, और एक स्टेज आती है कि इसका तापमान क्या हो जाता है, न्यून हो जाता है, और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। आग का टेम्परेचर न्यून हो जाता है और आग बुझ जाती है। यही होता है कूलिंग मेथड। फिर इसके बाद में आता है देखो बीटिंग मेथड। बीटिंग मेथड,
देखो BEAT बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, और बीटिंग का मतलब होता है पीट पीट कर, और मेथड का मतलब पीट पीट कर आग बुझाने का जो सिद्धांत होता है वो बीटिंग मेथड कहलाता है। इसका लिख लो, पीट पीट कर आग बुझाना, पीट पीट कर आग बुझाना बीटिंग मेथड कहलाता है। अब इस मेथड के अनुसार जैसे घास फूस झाड़ झंकार जो छोटे मोटे आगे होते हैं उनको अपन पीट पीट कर बुझा देते हैं, वही बीटिंग मेथड होता है। दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। आग बुझाने के सिद्धांत के अनुसार देखो, ये आग बुझाने का सिद्धांत है, मोस्टली मूलभूत जो आग के लिए आवश्यकताएं होती है उन्हीं को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। सिर्फ अपन को ये मीनिंग स्टारवेशन है, शमदरिंग है, या कूलिंग है, या बीटिंग है, बस इनका मीनिंग आना चाहिए। अगर इनका मीनिंग अपन को आता है तो अपन को पढ़ने की, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है ये काम कैसे करता है। देखो स्टारवेशन मेथड, भूखा मरना, भूखा कब मरेगा जब उसको ईंधन नहीं मिलेगी। तो इस मेथड में क्या करते हैं, ईंधन को हटाकर आग को बुझाया जाता है। उसके आगे आता है शमदरिंग मेथड, जिसका हिंदी अर्थ होता है गला घोटना, दम घोटना, मतलब सांस रोकना या सांस बंद कर देना। तो देखो आग को सांस कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है। आग को ऑक्सीजन वायुमंडल से मिलता है। तो अगर अपन को आग बुझानी है तो इसका सांस बंद करना पड़ेगा आग का। वो कैसे करेंगे, देखो या तो उस पर CO2 पाउडर डाल देंगे तो भी आग उससे सांस बंद हो जाएगा, या फोम का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब तरह तरह के फायर एक्सटिंग्विशर उपकरण इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से अपन ये सब कर सकते हैं। या देखो मान लो कोई तेल का डिब्बा है, सपोज करो ये कोई तेल का डिब्बा है, इसमें आग लग रही है, ठीक है, अंदर इसके जो लिक्विड भरा हुआ है उसमें आग लगी है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर ढक लगा देंगे, इस पर ढक लगा देंगे तो आग को सीधी सी बात है ऑक्सीजन ही मिलेगा और आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण समझते हैं। कूलिंग मेथड में पानी डालना होता है। कूलिंग मेथड काम कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आग के संपर्क में पानी की बौछारें जाती है तो आग का जो तापमान है वो पानी की बौछारें खुद में अवशोषित कर लेती है। बार बार ये अभिक्रिया चलती रहती है तो एक स्टेप ऐसा आता है कि ये ताप न्यून हो जाता है और आग बुझ जाती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट बीटिंग मेथड। इस बीटिंग मेथड में क्या होता है, देखो आग को पीट पीट कर बुझाया जाता है, मतलब आग जो होती है उसको पीट पीट कर बुझाना बीटिंग मेथड कहलाता है। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आग क्या है, इसकी मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं आग की, आग क्या है, आग की मूलभूत आवश्यकताएं। फायर ट्रायंगल अपन ने पढ़ लिया, फायर का टेट्राहेड्रन का सिद्धांत, टेट्राहेड्रन का सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया, और उसके बाद में आग बुझाने के जो सिद्धांत है वो भी अपन ने पढ़ लिया आज की क्लास में। अब आगे के टॉपिक लेके अपन अगली क्लास आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।